तो हम लोग गुफ्तगू को शुरू करते हैं। शम्स साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस चीज़ को हम गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं वह दरअसल है क्या, उसकी हकीकत क्या है? देखिए, इससे ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि इस टर्मिनोलॉजी का मतलब गंगा और जमुना, गंगा और जमुना के संगम पर जिससे मेरा बड़ा गहरा रिश्ता है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, हॉस्टल में रहता था और रोज़ शाम को मुझे पैदल चलने की बहुत आदत है। दुनिया के सबसे ज़्यादा पैदल लोगों में से एक मैं भी हूँ। तो मैं वहाँ से 2 मील का फासला था हमारी यूनिवर्सिटी से संगम का, लेकिन मैं रोज़ जाया करता था उधर। वहाँ पर एक रवायत ये है कि एक तीसरी नदी भी है, सरस्वती, जो दिखाई नहीं देती हमें। गंगा और जमुना का मामला ये है कि दोनों अलग अलग भी हैं और एक भी हैं, दोनों का पानी मिल जाता है, दोनों का संगम एक है। तो जब हम गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं तो उसके माने भी ये हुए कि गोया की 2 तहज़ीबी रवायतें, परंपराएं, जो बड़ी परंपराएं रही हैं तहज़ीब की हमारे मुल्क में, वो मिल गई। और इस तरह मिल गई कि उनको आप अलग अलग भी उनकी पहचान है, लेकिन ये कि उनकी असल पहचान मिलने के बाद एक तीसरी पहचान बन गई, जो वो है गंगा जमनी तहज़ीब। ये सिलसिला शुरू हुआ हमारे यहाँ 1000 बरस पहले, यानी उस वक्त जब हिंदुस्तान में तो तहज़ीब की तारीख़ बड़ी पुरानी, दुनिया में सबसे पुरानी तहज़ीबें जो हैं इराक़ की और इजिप्ट की और हिंदुस्तान की, वो तो ज़ाहिर है कि अपनी जगह पर। लेकिन हमारे यहाँ जब मुसलमान आए और तो क्या हुआ, देखिए, उस वक्त आने के बाद एक और तहज़ीब बनी। दुनिया की 2 सबसे बड़ी तहज़ीबें जो थीं उस वक्त, एक हमारी कदीम हिंदुस्तानी तहज़ीब, प्राचीन भारत की तहज़ीब, और दूसरी हमारी वो तहज़ीब जो मुसलमान अपने साथ लेकर के आए थे, जिसे हम कहते हैं अरब, तुर्क और ईरानी, ये लेकर के जो आए थे। इनके मिलने से जो तहज़ीब बनी, उसने एक अजीब जादू जगाया। और ये समझिए कि 1000 बरस में ऐसा लगता है कि एक बिल्कुल नई पहचान हमारी तहज़ीब को गोया के मिल गई। हमारे यहाँ जितना साहित्य की जो परंपरा है, हमारे यहाँ जो आर्ट्स की, कहना चाहिए जो ललित कलाओं की जो परंपरा रही है, उन सब में दोनों ने मिल करके जो योगदान दिया है, जो खिदमत की है इस परंपरा को बनाने में, वो बहुत गैर मामूली है। म्यूज़िक में, पेंटिंग में, फ़न तामीर में, रक़्स में, लिटरेचर में आप देखें तो एक अजीब व गरीब चीज़ बन जाती है। ज़ाहिर है कि जब कोई तहज़ीब बनती है तो तहज़ीब का ताल्लुक़ सिर्फ ऊपर से नहीं, हमारे सोचने के तरीक़े भी बदलते हैं। एक जो पूरी हमारे यहाँ रवायत पैदा हुई, कहना चाहिए कि मुसलमानों की आमद के साथ एक शख्स जिसका नाम आपको ताज्जुब होगा कि उसकी एक बायोग्राफ़ी लिखी गई, तो एक हमारे पड़ोसी मुल्क ने वो बायोग्राफ़ी बंद कर दी थी जब वहाँ 1971 में बांग्लादेश के वजूद में आने से पहले एक नावल लिखा गया था, उसकी बायोग्राफ़ी लिखी गई थी। प्रोफेसर चट्टोपाध्याय एक लिखने वाले थे, उनकी किताब है ये, अल-बरूनी की। और अल-बरूनी ने हिंदुस्तान में आने के बाद यहाँ के क़याम के साथ उसने एक किताब लिखी थी, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद में जिस तरीके से उसने इस मुल्क से अपनी मोहब्बत का इज़हार किया है, तनकीद भी की है कहीं कहीं, लेकिन कि जो मोहब्बत का इज़हार किया है उसका एक हैरत अंगेज़ पहलू ये है कि वो संस्कृत पढ़ना चाहता था। संस्कृत की शोहरत उसने सुनी थी और उसको मालूम है कि कितना फैसिनेट होते थे लोग। बहुत से बादशाह फैसिनेट हुए जिन्होंने तर्जुमे किए संस्कृत की किताबों के, करवाए तर्जुमे। अल-बरूनी ने संस्कृत पढ़ने के लिए जो गैर मामूली, कहना चाहिए कि जद्दोजहद की, ब्राह्मणों ने उसे पढ़ाने से इनकार कर दिया उस ज़माने में, इसलिए कि मुसलमान था, मलिक था। तो वो जा कर के जहाँ एक गुरु उस ज़माने के बड़े मशहूर टीचर अपनी क्लास लिया करते थे अपने घर में, उनके दरवाजे के बाहर बैठा रहता था, जहाँ वो अपनी खड़ामें उतारते रहे होंगे, वहाँ बैठ जाता था और सुनता रहता था। और उसने साफ सोची किताबुल हिंद लिखी, और कैसी अजीब व गरीब किताब लिखी उसने। तो ये सिलसिला वहीं से चलता है। उसके बाद आपको मालूम है कि सबसे बड़ा नाम जो हमारे यहाँ आता है अल-बरूनी के बाद, वो हज़रत अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो 12वीं 13वीं सदी ईस्वी में, 13वीं 14वीं, जो बहुत लंबी उम्र पाई थी। उन्होंने बहुत से बादशाहों का, कई तुगलकों का, खिलजियों का, ये सब उन्होंने देखा था, आना और जाना। उन्होंने जो यहाँ की म्यूज़िक पर, यहाँ की शायरी पर, यहाँ के, कहना चाहिए, जीवन दर्शन पर जो गहरा असर डाला हज़रत अमीर खुसरो ने, वो बहुत अजीब। उनके गीत
आपने देखा है कि तसव्वुफ़ के महफ़िलों में, शादी ब्याह की रस्मों में हर जगह गाए जाते हैं। इसी तरीके से उसके बाद कहना चाहिए कि जो और रवायतें बनी म्यूज़िक की, यानी हज़रत अमीर खुसरो ने ख़ुद कहते हैं सितार ईजाद किया उन्होंने, और इस तरह की बहुत सी बातें उनसे मंसूब हैं। लेकिन ये जो मियाँ तानसेन ने जो चली, यानी उत्तर भारत का जो शास्त्रीय संगीत है उसमें जो योगदान रहा है इन लोगों का, बहुत गैर मामूली रहा है। हमारे ज़माने तक आप देखिए, उस्ताद अमीर ख़ां, उस्ताद बिस्मिल्लाह ख़ां, उस्ताद विलायत ख़ां, उस्ताद अमजद अली ख़ां अभी मौजूद हैं। यानी कहना चाहिए कि इसमें हिंदू मुसलमान की क़ैद नहीं थी। हमारी ये मिसाल के तौर पर किशोरी अमोनकर हैं, या ये कि उस्ताद मल्लिकार्जुन मंसूर हैं, तो जो कहना चाहिए कि उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी, इन सब ने एक ही रवायत को आगे बढ़ाने में जो गैर मामूली खिदमत अंजाम दी है वो है। इसी तरह अदब में समझ लीजिए आपके दक्कनी अदब से लेकर के, दक्कन का पूरा अदब जो 16वीं सदी का अदब है, उस वक्त से लेकर के 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं सदी, जो यानी उर्दू ने जिस तरीके से तरक्की की, उसको बनाने में हिंदुओं मुसलमानों का बराबर का कहना चाहिए कि एक हिस्सा रहा है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उर्दू का ताल्लुक़ मुसलमानों से, उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है। और उर्दू को बनाने में ज़ाहिर है कि जो न सिर्फ ये कि शायरों में, लिखने वालों में हिंदू, मुसलमान, सिख सब पैदा हुए, अंग्रेज़ भी पैदा हुए। मसलन एक अंग्रेज़ लड़की 18-19 साल की थी, मिस ब्लैक नाम था उसका, 19वीं सेंचुरी की। उसके भाई को मौजू बना करके एक नावल भी लिखा गया है, उर्दू में बहुत मशहूर नावल है, कई चांद थे सरे आसमां, जो अंग्रेज़ी में छपा है द मिरर ऑफ ब्यूटी के नाम से। तो उस लड़की ने, 18 बरस की लड़की, लेकिन वो ये शेर कहती है कि ख़ुद शौक़ असीरी से फंसे दाम में सयाद, यानी हम तो ख़ुद गिरफ़्तार होना चाहते थे, अपनी ख्वाहिश की वजह से हम फंस गए जाल में, शर्मिंदा तेरे एक भी दाने के नहीं हम। यानी अब ये वो लड़की कह रही है शेर जिसकी ज़बान ये नहीं है, जो इस मुल्क की नहीं है, लेकिन ये कि वो। और इसी तरीके से यहाँ जो कहना चाहिए कि बहुत सी बातें, हमारे बाज़ मुअर्रिख़ दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं और ज़ाहिर है कि उन सब की नज़र में इससे ज़्यादा बातें होंगी, लेकिन ये कि हमारी बहुत सी चीज़ों को जिस तरह एक्सेप्ट किया अंग्रेज़ों ने, वो बहुत गैर मामूली था। पंडित नेहरू ने एक बहुत अच्छी बात अपनी किताब में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कही है कि मुसलमानों के आने से पहले भी मुसलमान, यानी नहीं, अंग्रेज़ों के आने से पहले भी ये मुल्क फ़तेह किया गया था, मगर उन लोगों के ज़रिए जिन्होंने उस मुल्क को अपना मुल्क नहीं बनाया। जब ये आए, कहना चाहिए कि मुसलमान जब यहाँ आए थे तो वो गोया कि यहाँ आने के बाद कॉन्करर्स की हैसियत से आए, इन्वेडर्स की, जो भी हैसियत रही हो उनकी, लेकिन इस मुल्क की मोहब्बत में ऐसा मुब्तला हुए कि इसी मुल्क के होकर रह गए वो। और ज़ाहिर है कि उनके यहाँ रह जाने के नतीजे में ये हुआ कि एक तहज़ीब, इतनी बड़ी तहज़ीब पैदा हुई, उसको हम गंगा जमनी कहते हैं। शुक्रिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये कंपोजिट कल्चर 12वीं सदी ईस्वी के आसपास से शुरू हुआ और ये सिलसिला चल रहा है, उसके पहले का अदब, उसके पहले का हिंदी उर्दू लिटरेचर और उसके बाद का, उसमें क्या फ़र्क आप पाते हैं और क्या को रिलेशन पाते हैं? मुझे ये तो देखना बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं एकदम बात कर रहे हैं जब कंपोजिट कल्चर की, तो एक जहन में कुरतुल हैदर तो आएंगी ही, और एनी आपा ने जो बहुत खूबसूरत नावल लिखा आग का दरिया, और वो 11वीं 12वीं सदी से लेके आज तक तो नहीं कहूँगी, लेकिन 1947 जो एक रप्चर होता है, मुझे लगता है कि अगर हम एक नज़र से देखना चाहते हैं वो कैसे ग्रोथ, जैसे वो जो शमीम साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि कैसे वो जैसे रिवर ऑफ फायर, उनका अंग्रेज़ी तर्जुमा आग का दरिया का जो है रिवर ऑफ फायर, तो वो वाकई वो रहा। लेकिन उसमें वो जो एक फ़्लो था, जो एक बड़ा स्पॉन्टेनियस फ़्लो, अपने आप वो मिली जुली संस्कृति जो है जैसे बनती जा रही थी, रिच होती जा रही थी, और उसमें जो दर्शाया गया है उस पर्टिकुलर नावल में, मुझे लगता है कि वो एक मिसाल बन के रह जाती है चीज़। और आज तक जितनी भी हम डिवाइसिव, चाहे हम कहें 1947 पार्टीशन की बात करते हैं तो लगता है डिवाइड हो गया, हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो गए, वो गलत बात है। मुझे नहीं लगता कि वो डिवाइड हो सकती है चीज़, वो हो ही नहीं सकती। जो हम आज सब मिलजुल के बात कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं, कहीं शब्द निकल रहे हैं आराम से संस्कृत के
रूट वाले शब्द निकल रहे हैं, कहीं पे ज़ुबान जो है वो उर्दू बन जा रही है। उर्दू और हिंदी और पर्शियन, अरबिक, ये सारी, और सिर्फ ये ही नहीं, और भी भाषाएं जो हैं जैसे हरियाणवी और पंजाबी, और वो सब जैसे संस्कृति में जो डाइवर्स इंजेक्शंस जिसे जैसे कहते हैं वो मिलते गए, तो इतनी ज़्यादा वो सुडोल जिसे कहते हैं संस्कृति बन गई। और उसको एक 1947 पार्टीशन के तौर पे एक रप्चर तो आया, धक्का लगा बहुत ज़बरदस्त, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो उस वक़्त वो डिवाइड हो गया। बिल्कुल कल्चर तो डिवाइड हो नहीं सकती। अमृता प्रीतम की वो जहन में आती है बहुत खूबसूरत वो पोएम, आज आँखां बारिश शानो। तो वो इसीलिए ना कि जितना भी आप कह लें कि बॉर्डर्स बन गए, वो ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स हैं और पॉलिटिकल एंटिटीज़ उसके साथ जुड़ गई। और ये जो हम लोग जो हैं, जो साहित्य के साथ जुड़े हुए हैं, जो संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, जो आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, रहने का जो अंदाज़ है हमारा, जीने का जो अंदाज़ है, उसमें नमाज की जो अज़ान है वो भी सुनाई देती है और भक्ति की जो घंटियाँ हैं वो भी बजती हैं। दोनों को समाना पड़ता है। कहीं पे वो भी लगता है कि अलग है, लेकिन वो अलग अगर है तो वो अलग होने से जो डिफरेंस का जो रिस्पेक्ट है वो हमारे अंदर है। अगर मैं हिंदू हूँ तो वो मेरे अंदर वो सेंसिटिविटी है कि जब अजान होती है तो मेरे अपने आप वो अंदर से एक श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो इस टाइप की एक जो संस्कृति बनी है वो मुझे बार बार लगता है, और मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर काफ़ी सालों से हूँ, और मुझे लगता है कि हमारे जो अदब के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू जो हम वो झलक दे सकते हैं इस कल्चर की, वो शायद हम उसको उतना कॉन्शियस लेवल पे, क्योंकि हम आम ज़िंदगी में जब जीते हैं तो उसके बारे में थ्योरेटिकली इतनी बात नहीं करते, लेकिन अदब के तौर पे अगर हम उसको बार बार ऐसे आग का दरिया, आधा गांव, कृष्णा सोपती की जैसे वो ज़िंदगी नामा है, ज़िंदगी नामा को हम अगर एक बार पढ़ते हैं तो एकदम से खुलता है पूरा, वो एक विस्टा कैनवस खुल जाता है, वैसा ही जैसे आग का दरिया चल रहा है। तो उसके साथ हमारे ताल्लुकात, वो जुड़ना साहित्य के साथ की एक ये चीज़ होती है कि हम उसके साथ जुड़ते हैं, बार बार जुड़ते हैं। अब मेरा काम था जैसे 70s में नया अफसाना और नई कहानी या मूवमेंट जब शुरू हुई, तो अगर आप कमलेश्वर का नाम लें, कृष्णा जी का नाम लें, राजेंद्र यादव का नाम लें, या फिर दूसरी तरफ देखा जाए जो उर्दू लिपि अगर उसमें पर्शियन में लिख रहे हैं, और राजेंद्र सिंह बेदी और कृष्ण चंद्र और सबका नाम लें, तो कहीं आप कह सकेंगे कि वो हिंदू आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वो उर्दू की मुस्लिम कर रहे हैं अगर उर्दू कह दें तो अगर आप पढ़ते हैं तो वो ज़बान जो है वो एक ही लगती है। तो ये पॉलिटिसाइजेशन जो इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि उर्दू को, जैसे आपने ठीक फरमाया, उर्दू को जोड़ दिया गया इस्लाम के साथ और हिंदी को, और ये जो मिस्चिफ है ये अंग्रेज़ों ने की 1803 में, जो वो बाइफर्केशन कर दी फोर्ट विलियम कॉलेज में जो, तो वहाँ से शुरुआत हुई पड़ी है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को, ये जश्न जैसे आप मना रहे हैं, ये उसको साहित्य उत्सव भी कह रहे हैं, और वो भी, तो ये हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना, इस चीज़ के को बार बार पर फोर्स ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं मुबारकबाद देती हूँ। इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मंगेश जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि ये जो कंपोजिट कल्चर है, आज जो चैलेंजेस इसके सामने हैं, इस हवाले से आपका क्या असेसमेंट है, आपकी क्या राय है? ये माइक, हैंड माइक ले लीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि शमीम साहब ने जो गंगा जमनी तहज़ीब के बारे में जो बातें कही हैं वो बड़ी मानीखेज़ हैं, और मैं आपको दो प्रसंग ये बताता हूँ कि जो मैंने पढ़े थे कि बिस्मिल्लाह खान साहब से एक आदमी ने सवाल किया, पत्रकार ने, कि खान साहब इस्लाम में तो जो है संगीत हराम है, तो आप तो लेकिन संगीत कितने बड़े जादूगर हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, इस्लाम में हराम है तब तो इतने लोग पैदा हो गए,
और उन्होंने अब्दुल करीम खान साहब से लेकर के अब्दुल वहीद खान साहब और अमीर खान साहब और राशिद खान तक उन्होंने लगभग 150 नाम गिनाए और कहा कि जब तो हराम है तब तो इतने लोग पैदा हो गए, महान लोग। सोचो हराम नहीं हुआ होता तो क्या होता फिर, मतलब ये तो एक तो ये है। दूसरा एक ही मल्लिकार्जुन मंसूर साहब जिनका जिक्र शमीम साहब ने किया, तो उन्होंने जो उन्होंने गाना सीखा था उस्ताद अलादिया खां साहब से, जयपुर घराने के, तो उनके बेटे थे भूरजी खां और मंजी खां, बाद में उन लोगों से सीखा। तो ये और निवृत्ति हुआ सरनायक जो कि एक ही गुरु के शिष्य थे, और हर साल भूरजी खां का जन्मदिन मनाते थे। तो एक बार जब उन्होंने उनसे संपर्क किया मल्लिकार्जुन मंसूर से, तो उन्होंने कहा, निवृत्ति हुआ सरनायक ने कहा कि भाई हम इस साल नहीं मनाएंगे। तो उन्होंने पूछा क्यों? कहा कि वो मुसलमान थे। तो उन्होंने कहा कि भाई जब तुमने सारी विद्या ली उस समय मुसलमान नहीं थे क्या? तो ये जो डिवाइड है, ये चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि ये जो डिवाइड करने की कोशिश हुई है, जो कि शायद जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट और इप्टा में गिरावट आने के बाद बहुत ज़्यादा शुरू हुई है। ये मुझे लगता है कि इप्टा और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, इन दो लोगों ने इस जो है मिली जुली तहजीब को बचाने के लिए विभिन्न कला रूपों में जितना काम किया उतना काम किसी ने नहीं किया। और ये जो डिवाइड हुआ है ये इतना ज़्यादा ट्रेजिक है। और असल में हिंदी उर्दू डिवाइड के बारे में तो कोई काम हुआ नहीं है ज़्यादा, इक्का दुक्का किताबों को छोड़, हाउस डिवाइडेड और आदि आदि, मतलब। तो मुझे लगता है कि एक इतनी बड़ी ट्रेजिडी हुई है हमारे समाज में, और जिसमें क्योंकि हिंदी उर्दू दोनों एक ही संस्कृति की संतानें हैं, वो उनकी एक ही माँ है और कोई जुड़वा बच्चे हैं वो, तो उनका जो दिमाग अलग है, उनका चेहरा अलग है, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अलग है, लेकिन पेट उनका एक ही है। तो ये जो एक पेट है, इसको जब नरिशमेंट मिलना बंद हो गया एक पेट को और दूसरे पेट को मिलता रहा, तो आज जो हालात है वो यही हैं। और उनको अलग करने की कोशिश हमेशा जो है सबको लहूलुहान करती रही है। तो ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी हमारे समाज में हुई है, और जिसकी ओर इसका एहसास हिंदी में भी बहुत कम रहा है, उर्दू में जो शायद रहा है थोड़ा बहुत। और मेरे दिमाग में तो अभी भी मेरे एक दो विदेशी मित्र हैं जो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको उर्दू आती है? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमारे दिमाग में ये कल्पना ही नहीं है अभी तक कि ये हिंदी का कोई आदमी होगा जिसको उर्दू नहीं आती होगी। तो उनसे मैंने कहा, मैंने उर्दू जो सीखने की बहुत कोशिश की। हिंदी के बहुत बड़े कवि शमशेर बहादुर सिंह ने दिनमान के पन्नों में जो हिंदी वर्णमाला, नागरी वर्णमाला के लिहाज से उन्होंने उर्दू सिखाई, उससे मैं कुछ सीख भी पाया। लेकिन जैसे कहते हैं आती है उर्दू ज़बान आते आते, तो मेरा रियाज उसका ख़त्म हो गया, तो मैं उसको भूल गया। तो मेरे ख्याल से ये चैलेंज आज बहुत बड़ा है कि हम जो सियासत ने जो इतना कहर ढाया है हमारी जो भाषाई संस्कृति पर, उसको हम लोग मिटाएं। हम लोग हिंदी उर्दू के बीच नई से नई एकता स्थापित करें। मैं आपको आमिर खान साहब का बताऊं कि आमिर खान साहब आम तौर पर अपनी बंदिशों में एक जो विलंबित में वो एक जिसको आप सो कॉल्ड हिंदू बंदिश कह सकते हैं, मतलब जय माते विलंब तजदे या और तरह की, और उनका दूसरा वाला होता था जो द्रुत में होता था, वो हमेशा किसी पर्शियन शायर की मतलब कोई चीज़ पेश करते थे, चाहे वो अमीर खुसरो की हो या चाहे वो सिराज की हो, चाहे ईरान के किसी और शायर की हो, तो या हाफिज़ की हो। तो एक वो इसके माध्यम से एक बड़ी एकता स्ट्राइक करते थे। एक बड़ी यहाँ तक उन्होंने जो है यहाँ दक्षिण भारतीय बंदिशों को भी लिया। तो एक वो जो एकता स्ट्राइक करने की बात है, मुझे लगता है कि वो जहाँ जहाँ ये जो होगी वो बहुत अच्छा नतीजा उसका होगा। और हिंदी में ये रही है, ये रवायत है कि उर्दू शायरों के हिंदी नागरी में जो उनका उल्था होता है, उनका लिप्यंतरण होता है, तो वो रहा है। वो परंपरा हमारे यहाँ बड़ी लंबी है, और वो
उसको सबसे पहले शायद शुरू किया था रामनाथ सुमन ने, जो कि हमारे अद्भुत कहानीकार ज्ञान रंजन जी के पिता थे, और उन्होंने शुरू किया। फिर उसका प्रकाश पंडित, अयोध्या प्रसाद गोहिली, और आज तक ये परंपरा चली आ रही है कि वाणी प्रकाशन ने जो उर्दू के बहुत से शायरों की जो हिंदी में उनकी चीज़ें छापी हैं, ये परंपरा बहुत अच्छी है अपने आप में। लेकिन इससे जो इससे उर्दू का विकास उस रूप में नहीं हो पाएगा। मतलब उर्दू का प्रचार प्रसार हो सकता है शायरी का, लेकिन उसके लिए शायद मुझे लगता है और कोशिश करने की ज़रूरत है कोई। तो ये चैलेंज बहुत बड़ा है, और हम इसका एक उपाय यह है कि क्योंकि मैं अच्छे से पता है मेरे पिता को उर्दू आती थी, और यहाँ के जितने पंजाबी लोग हैं दिल्ली के, उन जो लोग विस्थापित हुए वहाँ से पाकिस्तान से, उन सबको उर्दू आती थी। हमारे बहुत बड़े कवि शमशेर बहादुर सिंह उर्दू में ही लिखते थे, उसके बाद हिंदी में कर लेते थे उनका, लेकिन वो अपनी डायरी, अपनी पूरी शायरी उन्होंने उर्दू में ही लिखी, भले ही वो हिंदी की बहुत बड़ी शायरी है। बीच में अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ बातें, अभी जो बातें कर रहे थे हमारे दोस्त मंगलेश डबराल, जो हिंदी के ही नहीं बल्कि आज के हिंदुस्तान के कहना चाहिए सबसे अच्छे, सबसे नुमाइंदा यानी शायरों में हैं, इन्होंने जो सारी अपनी बातें की वो उर्दू में कर रहे थे, क्योंकि उर्दू ज़बान का मामला ये है कि हम उर्दू जाने बग़ैर उर्दू बोलते हैं, और यही मामला हिंदी का भी है। मैं जो बोल रहा हूँ इसको आप कहिए हिंदी है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। और ये वाक़या है कि सोचिए आपके कहानी हो या शायरी हो, दोनों में अगर आप देखें, भाई मुंशी प्रेमचंद हैं, पंडित रतननाथ सरशार हैं, कृष्णचंद्र हैं, राजेंद्र सिंह बेदी हैं, इन लोगों ने जो कहानियाँ लिखी हैं वो कैसे, उन कहानियों को आप मुसलमान या हिंदू कैसे कह सकते हैं। इसी तरीके से जो शायरी हमारे यहाँ फ़िराक साहब ने की, जो शायरी पंडित दयाशंकर नसीम ने जो शायरी की, पंडित नारायण मुल्ला ने जो शायरी की, पंडित ब्रजनारायण चकबस ने जो शायरी की, और कुंवर महेंद्र सिंह बेदी ने जो शायरी की, ये शायरी सिख या हिंदू कैसे हो गई। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें बांटी नहीं जा सकती, इनको बांटना वैसे ही जैसे हवा को बांटना, और ये जाहिर है कि इसको आप नहीं बांट सकते। और यहाँ अभी इन्होंने जिक्र किया शमशेर बहादुर सिंह का। शमशेर बहादुर सिंह इलाहाबाद के पढ़े हुए थे, इत्तेफाक से जिन टीचर्स से उन्होंने पढ़ा, मेरे भी टीचर्स थे वो, डॉक्टर एजाज हुसैन उनके भी उस्ताद थे, मेरे भी उस्ताद रहे वो। एजाज साहब की उर्दू साहित्य का इतिहास का उन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया है, और वो एक हमारी सांझी विरासत का एक इतिहास लिखना चाहते थे, उर्दू और हिंदी की एक मुश्तरका तारीख़ लिखना चाहते थे। और जाहिर है कि ये दोनों ज़बानें, तो ये मसला ये है, हम एक होते हैं। हमारे त्योहारों को आप देखिए, हमारी आम जिंदगी, हमारा खाना पीना देखिए, मेरा और मंगलेश डबराल का लिबास देखिए, हमने जो लिबास पहन रखा है, ये हिंदू है ना मुसलमान है ना ईसाई है, कुछ नहीं है। ये वो लिबास है जो हमने बहरहाल बाहर से आने वालों की तकलीद में या अनुकरण में कहना चाहिए कि अख्तियार कर लिया, और अब हमें काम हम भूल जाते हैं कि ये लिबास कहाँ से हमको मिला। तो ये सारा सिलसिला यही है। सियासत ने देखिए हम पर बड़े सितम ढाले। हिंदुस्तान को जो चीज़ सबसे ज़्यादा तबाह करने वाली जो चीज़ें रही हैं, एक तो मज़हब का गलत इंटरप्रिटेशन, ये समझ लेना कि रिलीजन जो है आदमियों को अलग करता है, ये ज़ाहिर है कि ये बहुत ही ख़तरनाक रवैया है। या ये कि अपनी आइडेंटिटी, मुझे इस मौके पर टैगोर का ख्याल आता है, और टैगोर ने, सोचिए आप कि उस वक्त जब ये सब चीज़ें सामने नहीं आई थी, जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दिया था उन्होंने 1906 ईस्वी में, और उस लेक्चर में ये कहा था कि एज ए राइटर मैं अपनी जो आइडेंटिटी चाहता हूँ वो ग्लोबल चाहता हूँ, एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी, पूरी दुनिया का इंसान दिखाई दे। इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है कोई। उन्होंने कहा ये नेशनल आइडेंटिटी से बड़ी चीज़ मेरे लिए एक मेरी जो इंसानी आइडेंटिटी है वो है। और ज़ाहिर टैगोर हमारे यहाँ 20वीं सदी का अगर सबसे मुकम्मल कहना चाहिए कि एक परफेक्ट एक फिगर कोई उभरती है तो वो टैगोर की है, कि जिनकी ज़बान, उनके घर में हाफिज़ किस तरह पढ़े जाते थे। उनके वालिद भी हाफिज़ तो ईरान के शायर थे, लेकिन टैगोर के वालिद भी उनके हाफिज़ की शायरी के आशिक़ थे, खुद टैगोर भी आशिक़ थे। और टैगोर को जिस तरह दावत दी गई, इजिप्ट बुलाया गया, वहाँ से उनको एक दावतनामा मिला था, और लोग इनकी शायरी को पसंद, इसलिए कि उसमें जो रूह मिलती है गीतांजलि में या उनकी दूसरी किताबों में जो प्रोज़ में है, पोइट्री में है, सब में, वो आम इंसानों के जज्बात की तर्जुमानी करे, अभिव्यक्ति करती। तो ये मसला ये है कि ये सारे चीज़ें हमें, मैंने तो जो ज़िंदगी गुजारी जिस इलाके में मुज़फ़्फ़र अली साहब बैठे जिक्र कर रहे थे, लखनऊ के आसपास का इलाका, हमारे यहाँ आप शाम को मैं देखता था
आप किसी मस्जिद के सामने से गुजर जाइए तो वहाँ खड़े हुए बीमार और बच्चों को लिए हुए हिंदू औरतें भी दिखाई देती थी, मुसलमान भी दिखाई देती, कभी कोई फ़र्क नहीं। होली में, दिवाली में, दशहरे में, ईद में, बकरीद में, मुहर्रम में हमारे यहाँ कितनी रस्में हैं जो कहना जिसमें आप फ़र्क नहीं कर सकते। हमारे यहाँ मुहर्रम का जो जुलूस निकलता था तो उसमें ज़ाहिर है कि न सिर्फ ये कि मुसलमानों के तमाम फ़िरक़े, उसमें हिंदू भी उसे पार्टिसिपेट करते थे। और मेहंदी जो निकलती थी वो सबसे मशहूर मेहंदी जो थी वो शीतल नाम के एक कारोबारी थे, वो निकाला करते थे। तो कहना चाहिए कि वो ज़िंदगी जो बटी हुई नहीं थी, हमने अपने फ़ायदे के लिए उसको मज़हबों में बांटा, अब हम उसको ज़ातों में बांटते हैं और उसी हिसाब से अपने कैंडिडेट्स का इंतखाब करते हैं कि इसमें कितने वोटर किस उसके हैं, कहाँ के हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये मसला जो है जनाब कैसर साहब, ये मसला भी जो है ये दरअसल पॉलिटिकल ज़्यादा है। सियासत का काम हमें बांटना है, इंसानियत का काम हमें एक दूसरे के करीब लाना है। बिल्कुल हक़ का और बजा का। और यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का जिक्र बार बार हुआ। जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि जब भी वो वाराणसी में, बनारस में होते थे तो काशी विश्वनाथ मंदिर का दरवाज़ा उनकी शहनाई से खुलता था, वो शहनाई बजाते तो दरवाज़ा खुलता था। साहब यहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अभी जामे मिल्लिया में चंद बरस पहले, 10-12 साल पहले आए थे वो, और ये उन्होंने स्पीक माइक के जो प्रोग्राम होता है म्यूज़िक का, उसके सिलसिले में आए थे। उनका यानी शहनाई वादन होना था वहाँ पर। हम लोग अंसारी ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे, थोड़ी आने में देर लगी तो वाइस चांसलर ने आकर के ऐलान किया कि उस्ताद अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं। यानी नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज़ पढ़ने के बाद वो आए, शहनाई वादन उन्होंने अपना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें कभी उनके यहाँ हारी नहीं हुई। उस्ताद अलाउद्दीन खान मैयर वाले जैसे, जो ज़ाहिर है कि जिनकी बेटी उस्ताद हमारे रविशंकर की वाइफ अन्नपूर्णा देवी, तो कहना चाहिए कि इन लोगों के इस तरह कोई डिवाइड था ही नहीं। ये डिविजन्स हमने कायम किए, हमने बनाए हैं। वरना एक अगर आप देखिए, अच्छा लिटरेचर का काम जो है वो सबसे आसान रास्ता भी है और सबसे कहना चाहिए कि असर डालने वाला ताकतवर रास्ता भी है, जो चीज़ों को एक कर सकता है अगर लिखने वाला अपनी जिम्मेदारी। अब इस वक्त जो शायरी हो रही है हिंदुस्तान में, उर्दू और हिंदी में, दोनों को मिला के देखिए तो कभी कभी वाकई ये ख्याल आता है कि शायद दुनिया की बेहतरीन शायरी के सामने हम इसे रख सकते हैं। हमारे यहाँ ये हैं, खुद मंगलेश डबराल बैठे हुए हैं, केदारनाथ सिंह हैं, बहुत से शायर यहाँ जो इस ज़माने में हैं। तो कहना चाहिए कि आप उसको फिर ये कि उर्दू में फैज़ का नाम हम लेते हैं, राशिद का नाम लेते हैं, मीरा जी का नाम लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ अगर दोनों को एक कर दीजिए, इंडियन लिटरेचर की जिस तरीके से इसमें तर्जुमानी होती है, तो वो दुनिया के बड़े से बड़े अदब का मुकाबला कर सकती है। तो ये डिविजन्स हमने किए हैं। शमीम साहब, मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि हम ये जो जब कहते हैं कि इसको एक कर दें, तो वो सिर्फ एक थोड़ा उसमें ख़तरा ये होता है कि वो जो असिमिलेशन वाला, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, पर मैं उस पर और ज़ोर देना चाह रही हूँ। इसलिए क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये जो ख़तरा है कि हिंदू और हिंदी और उर्दू को एक करना, ये कई बहस का काफ़ी ये रहा मसला रहा काफ़ी देर तक। वो ये कि अगर आप लिपि कहा जाता है कि लिपि उर्दू की जो है वो देवनागरी कर दी जाए फिर ठीक हो जाएगा। मुझे उससे बहुत ख़तरा लगता है। मुझे ये लगता है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी रहना बहुत ज़रूरी है। उर्दू की अपनी आइडेंटिटी रहे और हिंदी की अपनी आइडेंटिटी रहे। और जो 11वीं सदी से या 12वीं सदी से और अमीर खुसरो के बाद ख़ास तौर पे जो इन दोनों में जो आपस में एक वार्तालाप रहा है, एक डायलॉग रहा है हिंदी उर्दू का, इतना ज़बरदस्त रहा है। थोड़ा थोड़ा अलग पैरेलल ट्रेडिशंस भी रहीं, हिंदी की ट्रेडिशन, उर्दू की ट्रेडिशन, लेकिन आपस में इनका कॉन्वर्सेशन रहा ज़बरदस्त। एक दूसरे को नरिशमेंट मिलती रही है और वो नरिशमेंट जो है वो पॉलिटिकली ये बहुत ख़तरा रहता है कि उसको तोड़ने की ज़रूरत महसूस की जाती है, ये जो वोट बैंक चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं। और ये आज की बात नहीं, ये लगातार हो रहा है, पिछले 70 साल से ये चीज़ हो रही है। आज तो खैर और भी खतरे हो गए हैं, लेकिन बीच बीच में ये जो ख़ास तौर पे उर्दू को या तो बढ़ावा देना या ख़ास तौर पे हिंदी को सेंस्क्रिटाइज करना, ये खतरे जो हैं हम लोगों को ख़ास तौर पे जो अदब के साथ जुड़े हुए हैं, हमें ये देखना चाहिए कि हमारी आम जो भाषा है जो कि अदब में झलकती है, एकेडमिक राइटिंग में वो नहीं आती। एकेडमिक राइटिंग में पर्शियनाइज हो जाती है उर्दू और हिंदी संस्कृताइज हो जाती है, तो वो ज़रा उसमें लगता है अरे ये तो भाषा ही अलग है, ज़बान ही बहुत ज़्यादा अलग है। लेकिन अगर आप आम तौर पे अब कहानी पढ़ें या उर्दू शायरी पढ़ें या हिंदी कविता पढ़ें तो साफ लगता है कि हम
काफ़ी एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, बहुत हद तक बात कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते, जहाँ पे उसमें समझने की ज़रूरत है कि वो डिफरेंस क्या है और उसको इज्जत देने की ज़रूरत है। वी नीड टू रिस्पेक्ट द डिफरेंस। वो ऐसे नहीं कह सकते हम कि उसको मतलब मिला दें एकदम। मुझे पता है आप वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं उस पर और जोर डालना चाह रही हूँ इस बात पे, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें डिफरेंस को रिस्पेक्ट करना इस कल्चर में, इस संस्कृति में हमेशा रहा है। और वो अकोमोडेट करने की जो शक्ति है, वो हमारे में ऊर्जा भी रही, शक्ति भी रही उस चीज़ की। लेकिन वो जो अगर हम उस दूसरे तरफ ले जाएं, फंडामेंटलिज्म की तरह, जैसे जैसे पॉलिटिकली हालात हैं, अगर उस तरफ पे स्ट्रेच कर दिया जाए, फिर तो डायलॉग पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो बातचीत ही नहीं हो पाएगी। वो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत कायम रखने की ज़रूरत है आज ख़ास तौर पे। और वो अगर कम्युनिकेशन रहेगा तो उसी से क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। क्रिएटिविटी तो फीड करती है डाइवर्सिटी के ऊपर। अगर डाइवर्सिटी नहीं है तो वो क्रिएटिविटी भी हमारी बंद हो जाएगी, वो रहेगी ही नहीं। तो फिर रेवोल्यूशनरीज आते हैं सामने। मैं एक बार आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। असल में हिंदी में ये कि उर्दू को नागरी में, जो उर्दू की स्क्रिप्ट बदल के नागरी में कर दिया जाए, ये एक अभियान लंबा रहा है। और इसमें धर्मयुग जैसी पत्रिका, जिसके संपादक धर्मवीर भारती ने ये अभियान चलाया था कि उर्दू को जो है वो हिंदी नागरी स्क्रिप्ट में जो है लिखा जाए। इस उसमें राही मासूम रजा साहब भी शामिल हुए, उनका भी यही मानना था। और यहाँ तक कि मैं अभी मुंबई गया था, वहाँ से इस स्काइप के ज़रिए जो है वो सैयद अफजाल अहमद साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि कोई लिपि से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि हिंदी में जो लिप्यंतरण हुए हैं, जो उल्था हुआ है और अब तक चला आ रहा है, वो लेकिन वो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही, उससे हमारा साहित्य बहुत रिच हुआ है। लेकिन क्या वो उर्दू है? एक सवाल ये उठता है। तो क्या लिपि के बगैर कोई भाषा संभव है या नहीं, है ना? तो उसी तरह फिर ये मांग की जाने लगी कि सारी भारतीय भाषाओं को रोमन में कर दिया जाए। हमारे एक दोस्त ने ये मांग उठाई भी कि हिंदी को रोमन में कर दिया जाए। तो तब तो इसका कोई अंत नहीं है। एक तो मतलब अगर एक लिपि, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर एक भाषा की 2 लिपियाँ भी हैं तो हमें उतना ही सम्मान करना चाहिए उसका। एक भाषा की हो सकता है 3-4 लिपियाँ हों। मसलन सिंधी जो है अरबिक स्क्रिप्ट में भी लिखी जाती है और अब नागरी में भी लिखी जाने लगी है, पंजाबी है। तो ये मांग की स्क्रिप्ट बदल दी जाए, उसका मुझे लगता है उस भाषा की हत्या करने की तरह एक बात। दूसरी बात है कि 16वीं सदी के शायर कुली कुतुब शाह, वो जब ये लिखता है कि मिलना तुमन का गैर से, कोई झूठ कोई सच मुझ कहे, किस का मुँह सजन, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। अभी हिंदी है, उर्दू है, ये जो 16वीं सदी में लिखी गई। सर इसी हवाले 2 बातें मुझे और इस वक्त 2 मिनट में अपनी बात कहूँगा। एक तो ये है कि आइडेंटिटी का मामला जो है वो बहुत पेचीदा होता है। किसी आदमी की एक आइडेंटिटी नहीं होती, छोटी छोटी बहुत सी आइडेंटिटीज से मिल करके उसकी आइडेंटिटी बनती है। मसलन मेरी एक आइडेंटिटी उर्दू वाले की है, मुसलमान की है, मेरी एक आइडेंटिटी हिंदुस्तानी की है, मेरी एक आइडेंटिटी आज की दुनिया के एक इंसान की है। तो कहना चाहिए कि इस तरह की बहुत, लेकिन जहाँ तक लिपि का ताल्लुक़ है, इस मामले में हमें ये याद रखना चाहिए कि लिपि, उर्दू लिपि जिसको हम एक विदेशी लिपि समझते हैं, ये भी गलत है। ये बहुत से हरूफ ऐसे पैदा हुए, उर्दू में अख्तियार किए गए, जो फ़ारसी में नहीं है, अरबी में नहीं है। ता था दा धा चा छा जा झा, ये सब नहीं है वहाँ। दूसरी चीज़ ये है कि ज़बान, देखिए मैं आपको पढ़ता हूँ, आप कहिए कौन सी ज़बान है ये? क्या भैंसा बधिया बैल शुतुर, क्या गोनी पल्ला सर भारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। ये 18वीं सदी की उर्दू है, नज़ीर अकबर आबादी की ज़बान है। नज़ीर आबादी की ज़बान ये भी है कि सहरा में मेरे हाल पे कोई भी न रोया, गर फूट के रोया तो यही पाँव का छाला। अब ये उर्दू है या हिंदी, इसमें कौन सा लफ्ज़ है जो समझ में नहीं आता? तो बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो आपको
मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में आप देखिए, नासिर काज़मी बहुत मशहूर शायर गज़ल के, जदीद गज़ल के हैं, उनका शेर है कि तू कौन है, क्या है नाम तेरा, क्या सच है कि तेरे हो गए हम। शोर बरपा है खाने दिल में, कोई दीवार सी गिरी है। अभी आपने सुनी होगी ये गज़ल ग़ुलाम अली की आवाज़ में। सो गए लोग उस हवेली के, एक खिड़की मगर खुली है अभी। है तो ये गज़ल उर्दू के लिए, इसमें कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो हिंदी का नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत मुश्तरक होती हैं। मसला ये होता है कि हमारी रूह क्या है, उसमें खोट नहीं पैदा होना चाहिए। हम एक दूसरे के डिफरेंसेस का एहतराम भी करें, एक दूसरे के, जैसे आपको यह हक़ है आप नीले रंग के कपड़े पसंद करें, मैं गुलाबी रंग के कपड़े पसंद करूं, कोई सफ़ेद रंग के, उसी तरीके से यह हक़ भी होना चाहिए। और बाकी ये जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, ये ज़बान के सिलसिले में जो ये धर्मवीर भारती का वो बताया था इन्होंने, उसमें उर्दू के लोग भी थे। खुद मजरू साहब ने ये कहा कि भाई अगर राही मासूम रज़ा थे, वो मजरू साहब थे, इसमें चुगताई थी। लेकिन ये कि कृष्णचंद्र ने एक बात उस मौके पर ये कही थी कि अगर हम ये मान लें कि ये स्क्रिप्ट मुसलमानों की स्क्रिप्ट है, जब भी क्या मुसलमान यहाँ की इतनी बड़ी माइनॉरिटी है, उसको अपनी स्क्रिप्ट बाकी रखने का हक़ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये तो एक अजीब व गरीब सवाल है। नेहरू जी की एक किताब का, जिसका इत्तफाक से इंतखाब किया है हमारे दोस्त अर्जुन देव बैठे हुए हैं सामने, मशहूर मुअर्रिख, और तर्जुमा उसका उर्दू में मैंने किया, नेशनल बुक ट्रस्ट ने वो किताब छापी है। उसमें ज़बान के मसले पर कई मजमून हैं। तो ज़बान के मसले पर जो मजमून है, अगर आप देखें तो आपके जहन में आएगा कि क्या एक रवैया क्या होता है, वो बहुत सी चीज़ों को बना देता है। हमारे यहाँ राजेंद्र यादव मेरे दोस्त थे, और ज़ाहिर है कि उन्होंने अपने रिसाले में एक ज़माने में, इसमें क्या नाम है, हंस में ये लिखा था कि स्क्रिप्ट बदल, हम भाषा को बचाना चाहते हैं या स्क्रिप्ट को बचाना चाहते हैं। हमने कहा भाई हम दोनों को बचाना चाहते हैं। तो ये मसला जो है ये ऐसा, इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए अगर, तो बहुत अच्छा है। सर, इख्तिसार से आखिरी सवाल ये कि आज के जो साहित्यकार हैं उनके सामने कंपोजिट कल्चर के हवाले से आप क्या चैलेंजेस देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मतलब संस्कृति की जो भाषा है, संस्कृति की जो ज़ुबान है, उसको आपने मज़हब की ज़ुबान बना दिया। तो सियासत ने जो है, मैं तो एक कवि के नाते मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोई संस्कृति हमसे अलग है तो द्रविड़ संस्कृति है, जो दक्षिण की है। उनकी जो भाषाएं हैं वो भी अलग हैं, और उनकी एक से एक कई भाषाएं हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी संस्कृति उत्तर भारत की एक ही है, जो पाकिस्तान तक फैली हुई है, और उसके जितने शायर हैं उनकी जो शायरी के बीच में, उनके अदीबों के बीच में एक बहुत भीतरी भाईचारा है। उनका आत्मा का रिश्ता है। और ये आकस्मिक नहीं है कि अफजाल अहमद सैयद को मैं एक बहुत बड़ा शायर मानता हूँ इस समय, और बल्कि मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग मानते हैं। जी, हाँ, ज्ञान। तो हम लोगों की कोशिश हमेशा रहती है कि हम पाकिस्तान से जो भी चीज़ें आती हैं पढ़ें, उनको अब सहेज कर रखें। और दूसरी बात है कि इस समय जो हमारे मौजूदा सियासी हालात हैं वो दरअसल बहुत बुरे हैं, और वो उसमें जो है फर्दर जो डिवाइड की आशंकाएं बहुत ज़्यादा वो हो भी रही है, और वो आगे हो सकता है बढ़े, वो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा अंदेशा है। और हम एक शायद मुझे लगता है कि मेरी पीढ़ी के लोग उसके बारे में जागरूक हैं, और इस पूरे ख़तरे के बारे में, और उस ख़तरे का अपनी तरफ से जो कुछ भी उनसे बन पड़ता है वो करते हैं। मसलन हिंदी के बहुत से लेखकों ने जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाए, वो चाहे MM कलबुर्गी की हत्या हो या चाहे मोहम्मद अखलाक की हत्या हो, इस सब के विरोध में। और हिंदी नहीं बल्कि बहुत सी भाषाओं के लोगों ने पुरस्कार लौटाए। वो एक तरह का हमारा एक तरह सिंबॉलिक वो था, उसमें जो मैं भी शामिल था। और ये इस तरह का, तो उसका प्रतिकार, उसका हम लोग करते रहें अपने तई, और शायद इसको कोशिश को और शायद बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ख़तरा सचमुच काफ़ी बढ़ रहा है। क्योंकि बहुत बड़ा हो सकता है डिवाइड, एक जो और भी ज़्यादा बड़ा डिवाइड सामने आए, और भी जो इस देश के अल्पसंख्यक हैं उनको और भी अकेला कर दिया जाए, और भी हाशिए पर डाल दिया जाए। तो इस बारे में हमारी पीढ़ी सचेत है, और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि रहेगी। शुक्रिया। एक बड़ी अच्छी, जी कहिए। मुझे ये लगता है जब्राल साहब, आपका ये कहना बहुत जायज़ है, जो कह रहे हैं ख़तरे हैं।
पर मैं ये मानती हूँ कि अदब की जो ज़बान है उसमें अपने आप ही एक संवेदना आती है, और हमें इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज इस पे है कि अदब को पढ़ने वाला और सुनने वाला कौन है। अदब को बनाने वाले बहुत से हैं, यंग जनरेशन में भी बहुत से हैं, लेकिन जो माहौल बन रहा है जो मैनेजर्स और टेक्नोक्रेट्स का, उससे ये थोड़ा सा चैलेंज और बढ़ जाता है। सियासी तो चीज़ें हैं ही जो बहुत ख़तरनाक होती हैं, लेकिन वो हम शायद झेल पाएँ, लेकिन ये जो टेक्नोक्रेसी और मैनेजर बनने की जो एक एम्बिशन बन जाती है यंगस्टर्स की, उसके साथ उसको ह्यूमन फेस देने के लिए अदब का बहुत बड़ा रोल है। और वो संवेदना जो है उसको समझना क्या क्या चीज़ है। अदब की भाषा ही मोहब्बत और इश्क है, और वो अगर उसको हम ना समझें और उसको ना सुन पाएँ तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। इसलिए मैं बार बार मुबारकबाद देती हूँ जब ऐसे जश्न होते हैं जहाँ पे सामने आ जाती हैं ये सारी बातें, हमको मौका मिलता है इस चीज़ के बारे में बात करें, और याद अपने आप को बार बार दिलाने की ज़रूरत है कि हम और हमारे बच्चे जो हैं आज अदब को सेंटर स्टेज करें, ताकि हमारी ज़िंदगी में जोड़ने की भाषा पैदा हो, अलगाव की नहीं। जी बिल्कुल। एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक घटना आपको बता दूँ सुकृति जी, आपकी चिंता पर वाजिब है कि जब हम लोगों ने पुरस्कार वापस किए साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो उन दिनों मैं हालांकि बीमार था, लेकिन मुझे कुछ चैनल्स पर मजबूरी में जाना पड़ा क्योंकि वहाँ मेरे कुछ परिचित काम करते थे। तो वहाँ मैंने आम तौर पर जो नज़ारा देखा वो ये था कि उसमें ये भी थे निश्चय ही RSS और जो बीजेपी के लोग भी थे उसमें। तो उनका सब मिलाकर कहना ये था कि जिन लोगों ने लेखकों ने पुरस्कार वापस किए उनका बहुत प्रचार हुआ और इसके कारण हम लोग बिहार का चुनाव हार गए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप लेखकों की ताकत को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर आंक रहे हैं कि मुझे तो हैरत हो रही है। हमारे पास क्या ताकत है, हमारे पास कुछ, हम तो इसमें कुछ भी नहीं है, वोटर और पूरी जो स्टेट पावर के सामने। तो एक उनके मन में ये भ्रम था कि शायद लेखकों ने जो इतने पुरस्कार लौटाए उसका बहुत चर्चा हुआ और इस वजह से भी हम लोग हार गए बिहार का विधानसभा चुनाव। तो मुझे लगा कि अगर ऐसा भ्रम है उनका, चलिए बड़ी अच्छी बात है ये तो एक कभी कभी बड़ी सिंबॉलिक कार्रवाई भी उसकी एक दूर तक वो बात चली जाती है। मतलब ये नहीं है, असली गुफ्तगू वही है जो ख़त्म ना हो। अभी आपने देखा कि ये सिलसिला जो है, जो मुझे इशारा हुआ था आपसे कुछ 15-20 मिनट पहले ख़त्म करने का, अभी मजबूरन हमें रोकना पड़ रहा है। हम इस पर और गुफ्तगू करेंगे क्योंकि आज जो हमारी ज़रूरत है वो ये है कि हम इन सब चीज़ों पे जो हमारी आइडेंटिटी को अफेक्ट कर रही हैं उस पर ज़रूर गौर करें। मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक छोटा सा अभी हम लोगों ने अवार्ड फंक्शन रखा है। मैं ज़मरुद मुग़ल से दरख्वास्त करूँगा हमारे रफ़ीक कि वो आएँ और आगे कार्रवाई करें। मैं पैनलिस्ट से गुजारिश करूँगा आप यहीं तशरीफ़ रखें। ख़वातीन व हज़रात, ये जश्न अदब अब अपनी आखिरी मराहिल में है। आपने 2 दिन में देखा कि किस तरह जश्न अदब ने उर्दू और हिंदी के अहम लिखने वालों को हमारे रूबरू रखा और हमने बहुत कुछ नया समझने और जानने की कोशिश की, बहुत कुछ नया सीखा। और जश्न अदब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां उर्दू और हिंदी के अहम लिखने वालों को एक साथ गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। हो सकता है कि आगे चल के कैसर खालिद, कुंवर रंजीत चौहान कुछ ऐसी कोशिशें भी करें कि हमारी और रीजनल लैंग्वेजेस के जो लोग हैं, जैसे पंजाबी है, सिंधी है, जिसका जिक्र अभी मंगलेश डबराल जी कर रहे थे, उन राइटर्स को भी बुलाया जाए। लेकिन ये काबिल सताइश है ये कदम कि कम से कम शुरुआत, हालांकि ये पिछले 5 साल से ये कोशिशें कर रहे हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। और जब बहुत सारे लोग जुड़ते हैं तो एक ताकत बनती है, और वो जश्न अदब के ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं उनको भी एक ताकत मिलती है, एक हौसला मिलता है। ये ताकत आपके साथ से मिलती है, आपकी मौजूदगी से मिलती है, आपके आने से मिलती है, और आप इसी तरह जश्न अदब का हिस्सा बनते रहें। अवार्ड पिछले 5 साल से ये लोग अलग अलग लोगों को दे रहे हैं।
अभी आपने कल देखा कि जावेद अख्तर साहब को जश्न अदब अवार्ड दिया गया। जश्न अदब अवार्ड और शान उर्दू, ये 2 अवार्ड ऐसे हैं जो एक साल हम किसी पाकिस्तानी को देते हैं और एक साल किसी हिंदुस्तानी को। पिछली बार ये अवार्ड पीरज़ादा कासिम साहब को दिया गया था। इस बार ये अवार्ड उर्दू के अहम नक्काद और शायर प्रोफेसर शमीम हनफी साहब की खिदमत में पेश किया जाएगा। प्रोफेसर शमीम हनफी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कई सालों तक शोबे उर्दू में उस्ताद रहे। इस वक्त जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर एमरेटस हैं। इसके अलावा सारी उर्दू दुनिया और हिंदी दुनिया, जहाँ हिंदी है, बहुत सारे तराजिम शमीम साहब ने किए हैं। और उर्दू दुनिया जिस तरह शमीम साहब को अपना समझती है, उसी तरह हिंदी दुनिया या हिंदी के लोग भी उसी तरह उनका इस्तकबाल करते हैं। और हमने बहुत सारी चीज़ें शमीम हनफी के ज़रिए, इनकी तहरीरों के ज़रिए हिंदी के लोगों को जानने और समझने की कोशिश की और इनको समझा। बेशुमार इनकी किताबें हैं और अलग अलग मौज़ूआत पे इन्होंने लिखा है। इस वक्त हिंदुस्तान में या दुनिया भर में उर्दू के जो 2-3 अहम और बड़े और मोतबर नाम हमारे सामने हैं, उनमें एक नाम शमीम हनफी जी का है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जश्न अदब को कि अवार्ड मिलते रहते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जो इंतखाब करते हैं ये बहुत कमाल की चीज़ है कि आपका इंतखाब सही होना चाहिए। आपका अवार्ड शमीम हनफी के लिए मुझे लगता है कि ये हमारे अवार्ड की इज़्ज़त अफजाई होगी कि शमीम साहब उसे कबूल करें। लेकिन कैसर खालिद, कुंवर रंजीत चौहान और बाकी जो इनके साथ पूरी टीम है, हम शुरू से जश्न अदब को, जब मैं इसका हिस्सा भी नहीं था, इनके साथ भी नहीं जुड़ा था और प्रोग्राम्स में शिरकत करता था, तब से ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान, देखिए पीरज़ादा कासिम, देखिए किश्वर नाहिद, इस तरह के लोगों को ये हिंदुस्तान में बुलाते हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो मोहब्बत और प्यार का पैगाम लेके पाकिस्तान से हमारे यहाँ आते हैं। शमीम हनफी एक ऐसा नाम है जो हिंदुस्तान से प्यार और अमन की आशा लेकर पाकिस्तान जाते हैं। तो हमारे रिश्तों को मजबूत करने में जो उर्दू में अहम लिखने वाले मौजूद हैं, उनमें एक शमीम हनफी साहब भी हैं। इनकी और बहुत सारी खिदमात हैं। ज़बान के हवाले से दुनिया भर में शमीम साहब जाने और पहचाने जाते हैं। शान उर्दू अवार्ड इस बार जश्न अदब ने ये तय किया था कि शमीम हनफी को दिया जाएगा और वो दिया जाना है। मैं दरख्वास्त करूँगा कुंवर रंजीत चौहान से कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर साहब प्लीज़ आप भी आइए। मंगलेश डबराल, सुकृता पॉल कुमार, कैसर खालिद स्टेज पे हैं। अगर हमारी आंटी कहीं हूँ तो मैं चाहूँगा कि वो भी स्टेज पे आएँ प्लीज़, 2 मिनट के लिए, हमारे कहने से आ जाइए प्लीज़। गज़लबाजी साथ आ जाएंगे आपको लेके, तो पूरी फैमिली हो जाएगी। शमीम साहब, मैं जश्न अदब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये अवार्ड और ये एज़ाज़ कबूल किया और हमारी इज़्ज़त अफजाई की। कल से हम शमीम हनफी को सुन रहे हैं और कल इन्होंने एक शेर भी सुनाया था कि मैं बोल रहा हूँ कि सदी बोल रही है। तो मुझे लगता है कि शमीम हनफी साहब जब बोलते हैं तो एक सदी बोलती है, और वो सदी उर्दू की सदी है, हिंदी की सदी है। और उर्दू और हिंदी पे जिस तरह हमने इन ज़बानों को जो एक तालिब इल्म की हैसियत से, एक स्टूडेंट की हैसियत से हमने समझने की कोशिश की, वो इनकी तहरीरों से समझने की कोशिश की, और उसके बाद जाके हमने हिंदी वालों को पढ़ना शुरू किया। मैं चाहूँगा कि आप हजरात जो हमारे सामने तशरीफ़ फरमा हैं, ज़रा तालियों से इस रस्म को पूरा करने में हमारे शरीक हों, हमारा साथ दें। प्रोफेसर शमीम हनफी को शान उर्दू अवार्ड दिया जा रहा है। आप अगर खड़े हो जाते तो हमें और अच्छा लगता। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अब आप तशरीफ़ रखें।